हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले मैंने आपको लोकसभा के बारे में 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जिसके अंदर मैंने लोकसभा क्या संगठन यानी लोकसभा की रचना किस तरह से होती है, साथ ही उसके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया है। और इस वीडियो के थ्रू भी मैं आपको राज्यसभा के संगठन, शक्ति और उनके कार्यों का बताऊंगी। और राज्यसभा के कार्यों की आलोचनात्मक व्याख्या भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो हम चलते हैं राज्यसभा की तरफ कि राज्यसभा किस तरह से बनती है। आप सभी को पता है कि जो संसद है उसके 2 सदन है। एक सदन है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और आपको मैंने पहले ही मेंबर बता दिए थे, फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या होती है 545 और राज्यसभा में सदस्य संख्या होती है 250। अच्छा, लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है कि जो राज्यसभा है वो कभी भी खत्म नहीं होती। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। यह देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, यानी इसके जरिए हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं। और भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। आपको मैंने जब लोकसभा का पार्ट कराया था उसमें भी मैंने बताया था, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और लोकसभा। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो वो भी संसद का ही एक पार्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब कोई विधेयक बनता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर लिए जाते हैं, उसकी स्वीकृति ली जाती है। तो राज्यसभा को हम ऊपरी सदन कहते हैं और जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ऐसा इसको क्यों कहा जाता है। अगर हम राज्यसभा की रचना की बात करें तो अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। इसमें 238 सदस्य राज्यों संघ क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। जैसे कि मैंने आपको लोकसभा में बताया था, उसमें कितने मेंबर नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति? 2 मेंबर। और वो किस में से होते हैं? एंग्लो इंडियन। इसी तरह से राज्यसभा में से जो 12 सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो वो किस किस क्षेत्र से आते हैं? वो साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जो अनुभव रखते हैं उनमें से वो 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं। तो चौथी अनुसूची द्वारा राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यों की सीटों को बांटा गया है। तो आप देख सकते हो जैसे कि लोकसभा में भी जो सीटें थी प्रत्येक राज्य की वो एक समान नहीं थी। वो किस हिसाब से थी? जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो यूपी है वह यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें सीटें भी ज़्यादा मिली हुई हैं। तो आप एक बार ये देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग राज्यों को अलग अलग सीटें मिली हैं। और यहाँ पे भी लोकसभा की तरह यहाँ पर भी यूपी को 31 सीटें यानी सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में मिली हुई हैं। और इसका रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी के अकॉर्डिंग राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आवंटित की जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर उनको 3 सीटें दी गई है। तो हमारी दिल्ली में कितनी सीटें? राज्यसभा की 3 और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7। तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ जिस राज्य में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने राज्य की सीटें देख सकते हैं कि आपको राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा और लोकसभा में दी गई हैं।
अब हम देखते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी जनता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनती है और जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वही अपनी सरकार बनाता है। लेकिन राज्यसभा में इलेक्शंस इस तरह से नहीं होते, जनता की भागीदारी नहीं होती। अब हम इनके इलेक्शन को देखते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, मतलब जनता ने क्या करा, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुना। अब जो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा वोटिंग करेंगे, राज्यसभा के लोगों को चुनेंगे। अगर आपको इस विधि को समझना है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए इससे संबंधित एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अब इसमें क्या होता है कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हुआ, क्योंकि जनता ने इन लोगों को चुना, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुना। अब वो निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे और किस विधि द्वारा करेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो अनुच्छेद 83 के अनुसार 83 के अकॉर्डिंग राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। आपको मैंने बताया था लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि 5 वर्ष बाद उसकी अवधि खत्म हो जाती है और नए सिरे से इलेक्शंस कराए जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, अब इसे हम समझते हैं, इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। सपोज करते हैं अब हम देखते हैं कि अगर हम मानते हैं कि जो हमारी सदस्य संख्या थी, जो निर्वाचित सदस्य थे वो कितने हुए, 238 यानी 238 हुए। तो अब इसमें से जो 78 सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद चुने जाएंगे, सिर्फ 78। अब मान लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि इस ईयर यानी 2022 में आंध्र प्रदेश, सपोज किया जा रहा है बट ऐसा नहीं है, मान लेते हैं हम आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, और केरला, इन 4-5 जगह के इलेक्शन किए जाने राज्यसभा के, ठीक है। अब इनके इलेक्शन कब होंगे, नेक्स्ट 6 ईयर्स के बाद। तो इस तरह से इनके नेक्स्ट 6 ईयर्स बाद होंगे। लेकिन अब जो अगले ईयर हो सकता है, फिर दोबारा अगले 2 साल बाद फिर दोबारा 78 होंगे, तो वो अलग अलग राज्यों के मेंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो एक टाइम पीरियड में सभी राज्यों के नहीं होते, वो 6 वर्ष बाद जो राज्य अपना कंप्लीट कर लेता है अपना कार्यकाल, तो फिर उसके बाद इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो राज्यसभा पहली बार 3 अगस्त 1952 को विधिवत गठित हुई थी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा और राज्यसभा कब गठित हुई थी और इनका टाइम पीरियड, इनका डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को कवर करके आप डिफरेंस को आराम से लिख सकते हैं। अब इनकी योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। जिस तरह से लोकसभा में 25 वर्ष थी, यहाँ पर 30 वर्ष है। संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, उसे सरकार की तरफ से वेतन नहीं दिया जाना चाहिए और वह विकृत मस्तिष्क यानी वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब मैंने बताया था कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, ये ना हो कि वो कोर्ट के थ्रू दिवालिया घोषित किया हुआ हो। अब इसके क्योरम की बात करते हैं कि जब भी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो उसकी संख्या का, समस्त संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना जरूरी है। या अगर आपके 250 मेंबर्स हैं तो उसमें से 25-30 लोगों का होना जरूरी है। अब यहाँ पे अधिवेशन की बात करते हैं
तो जो राज्यसभा के अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। तो संविधान के हिसाब से एक वर्ष में राज्यसभा के 2 अधिवेशन होने चाहिए और उसमें 6 महीनों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की जो पहली तिथि है उसके अंदर 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। और इसके विशेष अधिवेशन राष्ट्रपति जब चाहे बुला सकता है। और आपको मैंने संयुक्त अधिवेशन के बारे में भी बताया था कि जब कभी विधेयक के बीच में मतभेद होता है तो फिर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब सदन के पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं हम। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का हेड है। और आपको मैंने बताया था कि इसको लोकसभा के मेंबर हटा नहीं सकते। इसके लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा इसको हटाने का तो वो राज्यसभा के मेंबर ही करेंगे। और राज्यसभा अपने में से ही एक उपसभापति को भी चुनती है। और सभापति का मेन काम ये रहता है कि जो भी सदन में कार्यवाही चल रही है तो उसमें अनुशासन को बनाए रखना और नियमानुसार कार्यवाही को करवाना। तो उसकी अनुपस्थिति में अगर राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं है तो उपसभापति ये सारे कार्य करेगा। तो सभापति कुछ सदस्य को सभापति मंडल में चुन सकता है, मनोनीत कर सकता है और उनका कोई भी सदस्य सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाही का संचालन करेगा। तो ये जो टॉपिक था इसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से राज्यसभा का संगठन होता है, उसकी रचना होती है, उसका निर्वाचन होता है तथा साथ ही साथ उसका कार्यकाल, योग्यता और क्योरम, सेशन और सदन के पदाधिकारियों के बारे में बताया। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं राज्यसभा के कार्य और शक्तियों को बताऊंगी। तो अगर आपने मेरी इससे पहले वाली लोकसभा की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे भी वॉच करें जिससे कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। और अगर आपको बाई चांस कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।